हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो ये आपका 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपका CDP का है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में दोनों में ही ये आपके हेल्प करने वाला है, फर्स्ट पेपर और आपके सेकंड पेपर में। ठीक है, तो देखिए अब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आपके लिए सीमित समय बचा हुआ है और आप ज़्यादा से अधिक से अधिक अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो ये इससे आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? कि विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, या विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है? तो देखिए आपका फर्स्ट का आंसर है आपका ये। देखिए ठीक है, विकास की जो प्रक्रिया है वो उसमें बहुत सारी विविधताएं होती हैं। ठीक है, उसका प्रोसेस ऑफ जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटी होते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए केवल वाले क्वेश्चन तो पहले काट देंगे। और विकास जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, एक दिशीय नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए केवल, तो इसको भी हम लोग काट देंगे तो आपका सही आंसर आपका आता है आंसर नंबर 3। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो, या दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। ठीक है, तो देखिए आपका क्या पूछा हुआ है, आपका देखिए इंग्लिश क्वेश्चन में आइए, आपको क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, आपको इसमें से 4 क्वेश्चन है, आपको किस चीज़ में समझ में आ रहा है कि इससे बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग होगा? ठीक है, सबसे पहले देखिए ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में आपका सिंपल आपको 10 स्टेट के नेम लिख देने हैं। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, 2 से लेकर 10 तक आपको टेबल लिख देना है। ठीक है, और आपका जो ये देखिए इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका पोयम है उसको मुंह से मतलब कि समझाना है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पे हम लोग टिक करते हैं तो इसमें ये लिखा है कि पता करो कि तटीय इलाके में मतलब कि जो आसपास के जो लोग हैं वहाँ के लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियम में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास की निरंतरता, विकास की अनिरंतरता, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, या विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर आपका है 3। देखिए इसका है क्या पूछा है कि विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? ठीक है, तो ये देखिए आपका है डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए डेवलपमेंट। ठीक है, ये है आपका सही आंसर, आंसर नंबर 2। ठीक है, ये आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब चलिए 4th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 4th क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चे का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? पारिवारिक समकक्षी संबंधों, सांस्कृतिक मूल्य, या बच्चों का आत्मसम्मान किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें आपका होगा आंसर नंबर 3, मतलब आपका चारों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका 4th। ठीक है, ये सभी तरीकों से बच्चों को लर्निंग करने में वो अधिक प्रभावकारी होता है। 5th क्वेश्चन पे आइए। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? ऑप्शन: प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण, या संरक्षण। क्या कर पाते हैं बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में? इसको कहते हैं देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे किस चीज में माहिर होते हैं? तो देखिए 5th क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? आंसर नंबर 2। ठीक है, आपके जो मेक बिलीव प्ले, ठीक है, खेलने पर विश्वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है और अभी किसी और व्यक्ति का
दृष्टिकोण समझ नहीं पाती है, ठीक है। वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए कौन से चरण में इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो ये आपका देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये है आपका पहले सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका होगा आंसर नंबर 2, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? तो आपका ये देखिए इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन होगा आंसर का? क्वेश्चन नंबर 7 ये है आपका आंसर नंबर 1, ठीक है। मतलब नैतिक विकास के जितने भी चरण हैं उसका जो स्वरूप है वो सार्वभौमिक है, ठीक है। ये इनका नैतिक विकास का मॉडल कहता है, किसका? कोहलबर्ग का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापन और मूल्यांकन के लिए, केवल अध्यापन के लिए, केवल मूल्यांकन के लिए, या प्रवाही बौद्धिकता का पहचान करने के लिए? तो किसके लिए होना चाहिए? केवल वाला क्वेश्चन हम लोग काट देते हैं। आपका बचा 2, तो आपका इसमें से राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 1, ठीक है, अध्यापन और मूल्यांकन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? अवलोकन अधिगम, पाड़, द्वंद्वात्मक अधिगम या अनुकूलन? किसका कर रही है क्वेश्चन नंबर 9 का? आपका पाड़, ठीक है। पहले देखिए इनके लेव वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है, आपका ये आपका आता है स्कैप होल्डिंग। क्वेश्चन में देख लीजिए स्कैप होल्डिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? हाँ, इसका आंसर देखिए आपके सामने है। कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील अनुसार के कक्षीय के अनुसार के माहौल के अनुसार है? क्वेश्चन क्या है? द क्लासरूम इन्वायरमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड, ठीक है। देखिए अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें नॉट वाले कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, और यहाँ पे देखिए आपके नॉट वाले क्वेश्चन। अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग, क्रिएशन ऑफ अ फियर फ्री लर्निंग इन्वायरमेंट, असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर, या मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10th का क्या होगा आंसर? आपका आंसर नंबर 4, ठीक है, मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय टीचर। मतलब ये है कि अध्यापक द्वारा हाँ बाहर के अनुशासन कायम रखना, ठीक है। ये आपका नॉट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आगे आइए, हम 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करें, ठीक है, पृथक ना करें। तो इसके लिए हाँ कौन सा ऑप्शन सही है? यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, यह विद्यालय के लिए असुविधाजनक है, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिक्रिया नहीं देता है, और बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो 11 का आपका आंसर क्या होगा? 11 का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 4, ठीक है। बुद्धि लब्धि जो है वो संकल्पना, बुद्धि लब्धि की जो संकल्पना है वो स्थायी नहीं होती है, वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, या यह व्यवहारिक बौद्धिकता के बढ़ाने में मददगार है। तो इसमें से आपका कौन सा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपका होगा आंसर नंबर 1, ठीक है। यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करता है, ठीक है। आप हार्वर्ड गार्डनर का पढ़े होंगे बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, तो ये वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। 1.5 साल से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है? जो बच्चे 1.5 साल से 2.5 साल के होते हैं, जब वो कुछ बोलते हैं तो उनके जो 2 शब्द हैं उच्चारण के, उसको क्या कहते हैं? 13 का आंसर है तार प्रशित वाचन, ठीक है, इसको कहते हैं टेलीग्राफिंग स्पीच, ठीक है। तो देखिए ये आपको अगर ना समझ में आए तो आप इंग्लिश को भी देख सकते हैं। 14th क्वेश्चन पे आइए। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और
और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है? तो आपका क्या दर्शाता है? जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है, लैंगिक रूढ़िवाद। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सा मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है? देखिए आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, नहीं इस्तेमाल होता है, ठीक, कौन सा मूल्यांकन है जो कि प्रगतिशील कक्षा में इस्तेमाल नहीं होता है? तो अब आपका इसका आंसर क्या होगा? ये देखिए इस आंसर को हम काट देंगे, हाँ, क्योंकि इसमें केवल लगा हुआ है। और बताइए, अब आपके सामने 3 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा? तो देखिए ये जो केवल में कटा है वही आपका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो यही हमारा आंसर, हाँ, रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। 16 पे चलते हैं कि वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने में एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूह के लिए सहानुभूति या विशेष सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यवहारिक शिक्षा। तो आपका 16 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2, शिक्षा में असाम्यता, ठीक है, इक्विटी इन एजुकेशन। चलिए आइए हम लोग देखें हैं, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। यहाँ इसकी वजह क्या हो सकता है? आपका हो सकता है गणितीय वैकल्य, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैथ से पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। एक समावेशी संस्थान में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? 18 का आपका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, ठीक है, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम में ही आश्रित रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के लिए गढ़ित गूढ़ पूर्वाग्रहों के उजागर कर सकता है? इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर है बताइए? लिंग, जाति, आर्थिक श्रेणी के आधार पर आसन व्यवस्था, अध्यापक का निपुणता, उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, या अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, या बच्चों को शिक्षा प्रणाली के लिए या यंत्रवादी पहलू का प्रशिक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो 19 का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 1, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कक्षा में अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने में, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने में, या अभिसारी सोच सीखने के? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है आंसर नंबर 2, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए। 21 क्वेश्चन पे आइए। एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चे की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा, बच्चों के संज्ञानात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, या बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा? इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3, मतलब कि आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपका तीनों ही सही है, ये गलत है, ठीक है। चलिए I-22 क्वेश्चन है, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करता है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने को विविध गतियों का संज्ञान नहीं करता। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं, या बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। तो 22 क्वेश्चन आप सामने, 22 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका होगा आंसर नंबर 2, ठीक है, सेकंड। 23 पे चलते हैं। तो 23, ठीक है, किसी सम प्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। 23 का आपका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 23 आपका होगा सेकेंड, ठीक है, बच्चों के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ कर पढ़ाना, ठीक है, मतलब कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइल्ड लाइफ को हम लोग को करना चाहिए, ठीक है, यही आपका मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट है, मीनिंगफुल लर्निंग होता है। 24 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, नहीं, ये तो गलत हो गया। विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन
हाँ, भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये भी गलत है। असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम की का स्वाभाविक हिस्सा है, या भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आपका आंसर थर्ड सही है। ठीक है, चलिए 25 पे चलते हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि ये आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, इसमें बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है, या इसमें आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण होती है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा 25 का? इसमें देखिए ये होगा कि इसमें आंतरिक प्रेरणा, ठीक है, आपका पुरस्कार, ठीक है, ये सब में तो ये तो देखिए आपका जो पुरस्कार है, हाँ, ये आपका बाहरी प्रेरणा ही है, और आंतरिक प्रेरणा बढ़ती तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका आंसर नंबर 1 इज द राइट आंसर। 26 पे आइए। निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। क्रिएटिविटी, लेक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्स्डनेस, क्रिएटिविटी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, लेक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी, या डाइवर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्स्डनेस, रिस्पॉन्स सेट। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा 26 का? आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। ठीक है, आपका सृजनात्मकता, प्रतीकात्मक और नम्यता की कमी, अपसारी चिंतन। ठीक है, ये आपके गुड प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के जो लोग बच्चे हैं, सफलता और असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों को सीखने में बेहद प्रभावित करती है, या शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता पर काबू करना चाहिए, या शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षित देना चाहिए। तो देखिए राइट आंसर आपका क्या होगा 27 का? आंसर नंबर 1। ठीक है, शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए 28 क्वेश्चन पे आइए। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का मतलब होता है टाइम टेबल का अनुपालन करना, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित रखकर, या बच्चों के संवेग को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, या बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एवं अलग अलग समूह बनाकर। तो आपका 28 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3। ठीक है, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। चलो 29 पे हम लोग चलते हैं। क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके? हाँ, इसमें जो बच्चे हैं, हाँ, शिक्षकों के आज्ञा पालन एवं आदर करने के मूल्य की सीख मिलती है। हाँ, केवल देखिए, केवल का हम आंसर पहले काट देते हैं। ठीक है, नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं, हाँ, कि उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा 29 का? आंसर नंबर 3। ठीक है, आंसर नंबर 3, इसका आंसर नंबर 3 होगा। देखिए अब आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए। हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधित करना चाहिए। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या बिना गलत होने के भय के। ठीक है, गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं एवं उन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। यहाँ पे क्या है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। ठीक है, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। ठीक है, तो यही आपका हो गया 30 का आंसर नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।